हम लोग इसी को ही पढ़ रहे हैं बच्चों आके, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चों पैटर्न है, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। जो आपके चैप्टर है बच्चों, उसमें एक और वर्ड आता है, जैसे एक चैप्टर है बच्चों कंसाइनमेंट, ठीक है, एक चैप्टर है जॉइंट वेंचर। ये मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ जिनसे, जो बच्चों आपके कोर्स में हैं, जिनसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन, ब्रांच, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, फाइनल अकाउंट, जिनसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो भी हम करते हैं उनसे छोटी छोटी चीजें हम बनाते हैं, करते हैं उसको। और इसमें से अब कहीं से भी बच्चों कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जी, अब बच्चों जैसे कंसाइनमेंट है, छोटे छोटे चैप्टर्स हम डिस्कस कर सकते हैं और इन्हीं से ही बेसिक क्वेश्चन निकल सकते हैं। कंसाइनमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। और जो, अब जैसे हम लोग एक सवाल पूछते हैं, गुड्स इज ओन्ड बाय हुम, गुड्स इज ओन्ड बाय हुम, गुड्स का मालिक कौन है, कंसाइनर या कंसाइनी? आंसर है कंसाइनी, कंसाइनर। गुड्स इज ओन्ड बाय हुम बच्चों, इट इज, कौन है गुड्स का मालिक? इसका जवाब है कंसाइनर। फिर है आगे, कंसाइनी गेट्स कमीशन। अब कमीशन भी बच्चों क्या होता है? ऑर्डिनरी कमीशन, टोटल सेल्स पे होता है। ऑर्डिनरी कमीशन ऑन टोटल सेल्स, डेल क्रेडिटर कमीशन is paid so that consignee can bear losses of bad debts एक तीसरा कमीशन आता है, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, ये थर्ड कमीशन है।
if consignee sells over and above invoice price, if consignee sells over and above invoice price, ये तीसरा कमीशन है। तो कभी वो इस तरह से पूछ सकते हैं कितने टाइप के कमीशन होते हैं। जी, अब आपको बच्चों ये तीन तरह के कमीशन पता होने चाहिए। ये तीन तरह के कमीशन क्या है और एक पार्टी को क्या बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं। कंसाइनी गेट्स कमीशन ऑर्डिनरी on total sales. Del creditor commission is paid so that consignee can bear losses of bad debts. फिर आता है overriding commission. It is paid if consignee sells over and above IP. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। Cost 1 लाख, इसको बोलते हैं लोड। लोड 25,000, ये बच्चों 25% ऑफ कॉस्ट हो गया। लोड को प्रॉफिट ही बोलते हैं। इधर इधर इधर, बस पीछे वाले जी, बस। अब बच्चों इसको हम बोलते हैं आईपी। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट आईपी, इनवॉइस प्राइस। आईपी। अब मान लो एक्चुअल सेल्स, ध्यान से सुनो, 1,48,000 है। तो व्हाट इज ओवर एंड अबव आईपी? ओवर एंड अबव आईपी कितना है? 23,000 है। तो 33 इसको सरप्लस बोल देते हैं, सरप्लस अबव आईपी। तो ये बच्चों देखिए, फिर से सुनिए, कॉस्ट 1 लाख, लोडिंग इसको लोड बोल देते हैं, भार बोल देते हैं, तो इसको आईपी बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। आईपी इज इनवॉइस प्राइस। सेल्स 1,48,000 ये दी हुई है, गिवन है। तो व्हाट इज द अमाउंट अबव आईपी? ओवर एंड अबव आईपी 23, 30% ऑफ एक्सेस अबव आईपी, ये क्वेश्चन में गिवन है, इज ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये हो जाएगा बच्चों 23,000 का 30%, ये 6,900। 23,000 का 30%, 6,900, यस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है।
और जो चीजें मैं और बताने जा रहा हूं, अक्सर कमीशन निकालने के लिए ऐसा आता है, मैंने बार बार अभी बताया आपको 3 तरह का कमीशन होता है, और जनरल कमीशन टोटल सेल्स पे लगता है। ओवरराइडिंग कमीशन भी बच्चों कभी टोटल पे लगता है, कभी क्रेडिट पे लगता है। और ओवरराइडिंग कमीशन जो है, ओवरराइडिंग नहीं, डेल क्रेडिट जो है वो बैड डेट्स के लिए होता है। विच कमीशन इज रिलेटेड टू बैड डेट्स? डेल क्रेडिट is related to bad debts. Del creditor commission is related to bad debts. If del creditor commission is given, bad debts will be borne by if del creditor commission is given, bad debts will be borne by bad debts. ठीक है बच्चों, if del creditor commission is given, ये कंसाइनमेंट की बात हो रही है। Bad debts are to be borne by consignee। ये क्योंकि बच्चों कंसाइनर प्रिंसिपल है, कंसाइनर इज द प्रिंसिपल। बच्चों आपको हर टॉपिक का बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स से कवर्ड होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत करिए इतने, नहीं उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है सिलेबस। कंसाइनर इज द प्रिंसिपल, कंसाइनी इज एजेंट, consignee is agent, agent is paid commission। ये पॉइंट है, एजेंट को कमीशन दिया जाता है बाय कंसाइनर। गुड्स इज ओन्ड बाय कंसाइनर, गुड्स का मालिक कौन है? गुड्स इज ओन्ड बाय कंसाइनर, गुड्स का मालिक कंसाइनर है। और कंसाइनी को कमीशन मिलता है। कमीशन 3 तरह का होता है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ओवरराइडिंग कमीशन निकालो, कॉस्ट 2 लाख, लोड 20/100 of sale of IP invoice price, load 20/100 of IP, ये लोडिंग है। सेल प्राइस ऑफ अबव गुड्स, $280,000। ओवरराइडिंग कमीशन 15% on any surplus above IP। ऑर्डिनरी कमीशन 5%। ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल 100%। ये जो आप क्लासेस दे रहे हो, यू विल गेन अ लॉट एंड यू विल थैंक मी। कॉस्ट 2 लाख, लोड 20% ऑफ IP, सेल प्राइस ऑफ अबव गुड्स 2,80,000, overriding commission 15% on any surplus above IP, ordinary commission 5% on sales। Calculate total commission। Calculate total commission।
जी, अब बच्चों इसका आंसर देख लीजिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आंसर? देखिए, सबसे पहले बच्चों ध्यान से, आईपी इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 2 लाख का 20/80, 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 आईपी आ गया। 20/100 ऑफ आईपी है, आईपी इनवॉइस प्राइस, तो बच्चों 20/80 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, 20/80 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप एक्चुअल सेल्स की। देखो बच्चों, मैं फिर एक रूल बता रहा हूं अलग से, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बच्चों अगला स्टेप है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों। न्यूमरेटर अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन 100 प्लस न्यूमरेटर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल, 15/100 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 15/115 ऑफ आईपी। तो यदि ऑफ कॉस्ट से ऑफ सेल्स पे जा रहे हो तो ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। और यदि बच्चों ऑफ सेल्स या ऑफ आईपी से क्या बना रहे हो, ऑफ कॉस्ट, तो डिडक्ट न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब 20/100 ऑफ आईपी इक्वल टू 20/80 ऑफ कॉस्ट। तो आईपी से कॉस्ट पे आना है तो माइनस कर दो, और कॉस्ट से आईपी पे जाना है तो प्लस कर दो। जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए हम ओवरराइडिंग कमीशन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सरप्लस एक्चुअल सेल्स माइनस इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सरप्लस। तो एक्चुअल सेल्स 2,80,000 है, आईपी 2.5 लाख है, सरप्लस 30,000 है। 30,000 का 15% 45,000 इज ओवरराइडिंग कमीशन।
जी नाम ध्यान से सुन लो बच्चों, आपको तो नामों में भी लग रहा होगा बड़े अजीब से नाम है, जब पढ़ा ही नहीं कुछ कभी। खुद से भी तो बच्चों पढ़ाओ ना, कहाँ पढ़ते हो आप लोग, तो बस डिग्री है, कोई बात नहीं। अब टोटल ये 4500 आ गया। व्हाट इज द टोटल कमीशन? टोटल कमीशन हो गया बच्चों, क्वेश्चन फिर देख लेता हूं मैं। IP 250 एंड ये क्वेश्चन था, सेल प्राइस 280 है, कॉस्ट 2 लाख है, IP 250 आ रहा है, ओवर राइडिंग कमीशन 15% ऑफ एनी सरप्लस, ये तो ये आ जाएगा यस। 280 की एक्चुअल सेल्स है, 250 का IP है, 4500 तो ओवर राइडिंग कमीशन हो गया। टोटल कमीशन, टोटल कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन 2,80,000 का 5%, 14,000। ओवर राइडिंग कमीशन 4,500, 18,500 आ गया, 18,500 आ गया। जी ठीक है। अब बच्चों स्टॉक वैल्यूएशन कभी कभी आता है बच्चों, कैलकुलेट स्टॉक, कैलकुलेट स्टॉक, ध्यान से देखिए। ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस 8 lakhs, carriage inward 30,000, कैरेज इनवर्ड है बच्चों 30,000, सेल्स 80% of total of opening stock and purchases, 80% of, एक मिनट, 80% of purchases and entire opening stock, 80% of purchases and entire opening stock. Eighty percent of purchases and entire opening stock equal to 9 lakhs. Find out gross profit and closing stock. ये है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ये बच्चों कंसाइनमेंट में भी आ सकता है स्टॉक निकालना, और फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है स्टॉक निकालना। एक बार ट्राई कर लीजिए अपने दिमाग से। निकला होगा स्टॉक, यदि किसी का निकला है तो मैं चेक कर लेता हूँ। 2,30,000 एक बच्ची का जवाब है, मीनाक्षी का, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आंसर आ सकता है।
40 और 830 का 80%। देखो बच्चों, जो प्रॉफिट आने वाला है, मैं आपको पहले स्टॉक बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। और हैरान होंगे आप, आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा। यदि पहली बार में समझ नहीं आएगा तो आप समझना आप नॉर्मल हो। ठीक है, अब देखिए स्टॉक जो बचेगा वो बचेगा 8,30,000 का 20%। स्टॉक 166,000। आप कहेंगे कैसे, हाउ कम? आश्चर्य होता है ना बच्चों, इतनी पढ़ाई, इतना दिमाग, वो तो बहुत सारी चीजों में लगा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक 40, वो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक बिक गया। दे आर सेइंग ओपनिंग स्टॉक बिक गया। परचेजेस का में कैरेज इनवर्ड भी जुड़ेगा, स्टॉक वैल्यूएशन में जुड़ता है। रिटर्न तो है ही नहीं कहीं, कहां है रिटर्न? Purchase an entire opening stock was sold. 80% of purchases and entire opening stock was sold. Sales लिखा तो है, 80% of purchases and entire opening stock. ठीक है, हो गया। अब देखो, तो जो माल बचा होगा, entire goods of opening stock plus 80% of current purchases sold. ओके, अब आगे तो स्टॉक, closing stock is 20% of current purchases. Carriage inward is also added in cost. अब देखो ना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन के तो आपसे आंसर निकलने ही नहीं है मेजोरिटी से। तो व्हाट इज द स्टॉक? 8 lakhs प्लस 30,000 का 20%, 1,66,000। अब बड़े आराम से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए, इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस 8 lakhs,
ये 2 carriage inward 30,000, sales 9 lakhs, closing stock it's okay 166, 2 gross profit balancing figure, 2 gross profit balancing figure, समझे? 2 gross profit is balancing figure. कितना आ रहा है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जरा बता दीजिए कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है. $1,96,000. किसी बच्चे ने जवाब दिया तो था यस, अब दिया ठीक से, गुड जी. पहले 230 दे दिया था एक बच्चे ने जवाब, वो गलत है. इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस प्रकार है जो चलता है. गुड. और एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. whichever is more. Stock is valued at cost or net realizable value, whichever is more. ठीक है. स्टॉक जो है बच्चों वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी whichever is more. क्या होता है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो उसकी लागत है वो 2,40,000 है और सेल प्राइस ध्यान से देखिए, सेल प्राइस 2,50,000 है, बट सेलिंग एक्सपेंसेस आर 15,000. तो सेल प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस घटाओ, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू value 2,35,000. एनआरवी कितनी है? 2,35,000. तो कॉस्ट कितनी है? 2,40,000. एनआरवी 2,35,000. whichever is less. $235 ये आ जाएगा स्टॉक. सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है एनआरवी और कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट, whichever is less. और कॉस्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स, स्टॉक का मतलब फिनिश गुड्स, इंक्लूड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट इनकर्ड अप टू फैक्ट्री. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल सुन लीजिए, कंसाइनमेंट है या फाइनल अकाउंट है, कंसाइनमेंट है मान लीजिए या फाइनल अकाउंट है. परचेजेस ध्यान से देखना है, परचेजेस 2 लाख है,
expenses related to purchases, $30,000. Goods expenses for sending the goods to consignee, expenses for sending goods to consignee, ये 10,000 है. सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ये नहीं जुड़ेंगे, मैंने जान के दिए कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं जुड़ते. 18,000 है. और मैं बोल रहा हूं 10% ऑफ द स्टॉक इन हैंड, 10% ऑफ द स्टॉक इन हैंड, तो कॉस्ट क्या होगी? 10% ऑफ स्टॉक इन हैंड, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक ये हो जाएगी 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000 का 10%. माल बच गया तो 24,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एट कॉस्ट. एट कॉस्ट. फिर बच्चों एक स्टेप और आता है, व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? ठीक है, तो स्टॉक वैल्यूएशन में ये ध्यान रखना बच्चों, व्हेन स्टॉक इज कैलकुलेटेड टेक एवरी, और एक वर्ड और यूज होता है, ये मैंने बता दिया वैसे, इनवॉइस प्राइस. तो कॉस्ट प्लस लोड इक्वल टू इनवॉइस प्राइस. ठीक है. अब एक लाइन और है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, overstated, above cost, excess amount above cost is called stock reserve. It is called stock reserve. मतलब समझे, यदि स्टॉक को हम आईपी पे ले लें, मान लो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं. अब आप, मैं बच्चों, कंसाइनमेंट भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग एंड पी&एल भी हो सकता है. मान लो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो, यहां पे आपने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में 46,000, तो इसमें 6,000 का लोड है, इंक्लूड 6,000 एज लोड. तो इधर आपको लिखना पड़ेगा
टू स्टॉक रिजर्व, अनलोड करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व को अनलोड करना पड़ेगा। अब ये देखिए 46 में 6 जुड़ा हुआ है, यहां स्टॉक रिजर्व लिख दिया, तो इवेंचुअली स्टॉक कॉस्ट पे आ गया। एज नेट इफेक्ट, ये है बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।